नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार के जरिए हम आपको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। शुरुआत करेंगे लोकसभा के साथ। लोकसभा में सोमवार को भी वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रही। विपक्ष ने बजट में किसानों, मजदूरों, गरीबों और छोटे कारोबारियों की कथित उपेक्षा का मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि ये बजट देश को नई दिशा देने वाला बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं और अग्निवीरों के मुद्दों का उल्लेख किया। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बजट में चंद पूंजीपतियों के एकाधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एकाधिकार को मजबूती प्रदान की गई है, जबकि युवाओं, किसानों और मध्य वर्ग को नजरअंदाज कर दिया गया है। रायबरेली से लोकसभा सदस्य ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी देगा। कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही 4 लोगों का नाम लिया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी पार्टी के उप नेता ने लिख कर दिया है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। उनके भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर बात की है और अग्निवीरों को लेकर भ्रांति फैलाने का काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने बजट से संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं उस पर वित्त मंत्री जवाब देते समय बात करेंगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा का मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है। सेना से जुड़े अग्निवीरों को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष का आदेश होगा वो अग्निवीरों को लेकर अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन के नियमों के बारे में नहीं जानते, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को बजट पर सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मनरेगा योजना के तहत बजट में 20% की दर से उस हिस्से को बढ़ाया जाना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि यह सरकार किसानों और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रही है और अपने कर्तव्य से डगमगा रही है। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ने इस बजट में मनरेगा योजना के लिए 89,000 करोड़ रुपयों का बजट दिया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित आवंटन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 47% लोगों के आवेदनों को नामंजूर कर दिया जा रहा है। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि बजट में पारदर्शिता का अभाव है और इस पर वित्त मंत्री का जवाब देना उचित होगा। उन्होंने कहा कि देश में विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हंसदा ने कहा कि उनके राज्य को खनिजों के लिए मिलने वाली बकाया रॉयल्टी लंबे समय से लंबित है, उसका भुगतान किया जाना चाहिए। कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह ने इसे दिशाहीन बजट बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, जिससे बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों को राहत मिलती। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने कहा कि बजट में जातिगत जनगणना के बारे में कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC को आरक्षण देने की मांग भी सरकार से की। राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने कहा कि देश में आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का मालिकाना हक चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व और पहचान के लिए लड़ रहा है, उसकी पहचान बनाकर रखी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि विपक्ष का यह दावा मुंगेरी लाल का हसीन सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार गिर जाएगी। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि यह सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अपने वादों को भी पूरा करेगी। उनका कहना था कि राजग भारत का है, भारत के लिए है और भारत के द्वारा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्ष ने बहुत भ्रम फैलाया, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुना। उन्होंने बजट के कई बिंदुओं का हवाला देते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए तेलुगु देशम पार्टी के
लावू श्री कृष्णा ने कहा कि विपक्ष इस बजट को सरकार बचाओ बजट कह रहा है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि 272 से अधिक सीट एनडीए को मिली है। टीडीपी नेता ने कहा कि विपक्ष को सेलेक्टिव एमनीसिया नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आंध्र प्रदेश को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश को समग्र रूप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं की सांसदों की एक समिति भेजकर जांच कराने की मांग उठाई। लोकसभा में सोमवार को सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। विभिन्न दलों के सदस्यों ने दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मौत का मुद्दा उठाते हुए मामले की व्यापक जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बांसुरी स्वराज ने कोचिंग संस्थान के जलमग्न बेसमेंट में डूबने से छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में नाले का पानी भर जाने से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन राजधानी में नालों की सफाई नहीं हुई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का अनुरोध किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गत 27 जुलाई को झारखंड के पाकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावास में छात्रों को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा। उन्होंने कहा कि पुलिस की पिटाई के बाद 2 छात्र मरणासन्न अवस्था में हैं और 11 अन्य छात्र गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। शून्यकाल में ही द्रमुक सांसद जीएम कथिर आनंद ने तमिलनाडु में बीड़ी मजदूरों की समस्या का मुद्दा उठाया। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा, देश में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काट लेते हैं, जिनमें से 50 से 60 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि सांप काटने से मौत के सर्वाधिक मामले बिहार में होते हैं। उन्होंने राज्य में हर साल सांपों के काटने से 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया और इस समस्या की ओर केंद्र सरकार का ध्यान दिलाया। समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्कर्ष वर्मा ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय क्षेत्र में और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने उत्तर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली नदियों और उनके जल से आई बाढ़ की समस्या का जिक्र करते हुए किसानों को बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा देने और उनका कृषि ऋण माफ करने का अनुरोध केंद्र से किया। कांग्रेस के राहुल कासवा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अलग से बजट प्रावधान की मांग सरकार से करते हुए कहा कि इस योजना में धन मिलने से गांवों का विकास संभव हो सकेगा। और आइए लोकसभा के बाद अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की सदन की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राज्यसभा में केंद्रीय बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा जारी रही। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के सदस्य एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और 32 फसलों के लिए 109 किस्म के बीज जारी किए जाने का उल्लेख भी किया है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने पिछले 5-6 दशकों से देश के किसानों का शोषण होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जब तक वो इस पद पर रहे हैं किसानों के हित में काम किया। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि बजट में किसी को कुछ नहीं मिला है और यहां तक कि बिहार और आंध्र प्रदेश भी इस बजट से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को अन्नदाता कहने वाली इस सरकार ने किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया और उनके हिस्से की राशि में भी कटौती कर ली। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि यह बजट सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि यह केंद्रीय नहीं बल्कि केवल कुछ राज्यों का बजट है। जनता दल यू के संजय कुमार झा ने कहा कि यह महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ सभी वर्गों का हितैषी बजट है। भाजपा के लहर सिंह सिरोया ने कहा कि विपक्ष के सदस्य देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहा है।
जो कि अनुचित है। इस बजट में गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन में दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के मुद्दे पर अब अल्पकालिक चर्चा हुई। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजधानी के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मृत्यु की घटना दिल्ली सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण हुई है। इसके लिए कुछ सिविक एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं। मनोहर लाल ने सदन में इस मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि 3 छात्रों की मृत्यु न सिर्फ उस परिवार का बल्कि पूरे देश का नुकसान है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए दोषी लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक घटना में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता है, लेकिन इस घटना में सरकारी एजेंसियों जैसे दिल्ली नगर निगम और अग्निशमन विकास की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग ने इस वर्ष जुलाई में ही उस कोचिंग सेंटर को लाइसेंस दिया था। इस तरह की घटना को रोकने के लिए योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बचाव तंत्र को भी मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की एक घटना मुखर्जी नगर में भी हुई थी और वो मामला अदालत तक गया था। अदालत ने सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसमें पिछले वर्ष 1120 ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इस घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीवर और जल निकासी की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम की है। स्थानीय सरकार और उसके मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक छात्र ने संबंधित कोचिंग संस्थान के बारे में अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि यह घटना पुराने गुनाहों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अधिकारी मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मृत्यु की घटना की पूरी जांच की जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोचिंग संस्थानों के लिए विनियमन व्यवस्था किए जाने और शिक्षण संस्थानों की फीस को एक सीमा में बांधने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि कोचिंग संस्थान इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो किसी भी परीक्षा का पर्चा लीक कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसे चर्चा कर छोड़ देना ठीक नहीं है, बल्कि आज की चर्चा को परिणति तक पहुंचाना आवश्यक है। मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने केंद्र पर आक्षेप करते हुए कहा कि बहुत अधिक केंद्रीकरण से ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भाजपा के सुरेंद्र सिंह नागर ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विपक्षी वक्ताओं पर दिल्ली की आप सरकार की विफलता का उल्लेख न करने, दिल्ली सरकार की नाकामी के कारण जान गंवाने वाले विद्यार्थियों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील न होने का आरोप लगाया। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर तेल की कीमतों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान मांग नहीं होने के कारण तेल की कीमत $19 प्रति बैरल तक गिर गई थी, लेकिन उसके बाद मांग बढ़ने पर ये $128 प्रति बैरल तक चढ़ गई। इसके कारण तेल विपणन कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपयों की भरपाई केंद्र सरकार ने की है और शेष राशि की भरपाई तेल की बढ़ी कीमतों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर बाजार आधारित कर दिया था, जिसके कारण अब इसकी कीमत बाजार से तय होती है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 बार कम की और अभी जो कीमत है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में तेल की कीमतों को कम दिखाने के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के तेल बॉन्ड जारी किए गए थे। उससे तेल सब्सिडी दी गई थी। इन तेल बॉन्ड को मोदी सरकार चुका रही है। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में अभी डीजल में इथेनॉल मिश्रण का परीक्षण चल रहा है। जब तक इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं पाया जाता, तब तक इसका व्यावसायिक स्तर पर मिश्रण नहीं शुरू हो पाएगा। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने डीजल में 60% इथेनॉल मिश्रण का परीक्षण किया है और ये सफल रहा है, लेकिन
अभी भी इसको 15% तक पहुंचाने को लेकर परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल का पेट्रोल में मिश्रण किया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ लीटर तक ले जाने की तैयारी है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार कोयले का आयात नहीं करती है क्योंकि देश में इसकी पर्याप्त उपलब्धता है और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार इसका खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोयला आयात करती है और अगर तमिलनाडु सरकार को कोयले की ज़रूरत है तो वो उनके मंत्रालय को पत्र लिख सकते हैं। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश चिक बारीक ने खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि देश में महंगाई की दर 9.36% पहुंच गई है और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाते हैं जिससे नकल को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस पद्धति को बदलने की मांग की और कहा कि पुरानी पद्धति लागू की जाए जिसने देश को बड़े बड़े विद्वान दिए। भारत के सुमेर सिंह सोलंकी ने मानसून के समय में बिजली गिरने से मौतों का मामला उठाते हुए कहा कि हर वर्ष इस मौसम में 10 से 15,000 लोगों की मौत हो जाती है। गांवों और खुले स्थानों पर इनकी रोकथाम के लिए तड़ी चालक लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए इसके लिए समान मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में भीषण बाढ़ से लोगों के प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। बीजेपी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने ओडिशा के लिए पिछले 12 वर्षों से लंबित कोयला रॉयल्टी की दरों को बढ़ाने का मुद्दा उठाया। शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में एनीमिया के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने किशोरों द्वारा शराब के सेवन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवाओं को इस नशे से बचाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। संसद समाचार में बस इतना ही। दो 206 देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य 1 गोल्ड मेडल। 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी। घटना के कारणों की जांच के साथ ही जिम्मेदारी भी करेगी तय। समिति 30 दिनों में प्रस्तुत करेगी अपनी रिपोर्ट। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह में उड़ी नियमों की धज्जियां। स्पीकर ने मर्यादा पालन करने को का किया आग्रह। अग्निवीर पर राहुल गांधी का भ्रामक बयान। रक्षा मंत्री ने कहा सुरक्षा से ना करें खिलवाड़। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब होगी ताउम्र जेल। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक किया पेश। पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दुगुनी करने और कुछ अन्य अपराधों में आजीवन जेल की सजा का प्रावधान। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में हुई संपन्न। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा अस्थिरता के दौर में क्वाड सुरक्षा स्थिरता प्रगति का है मंच। यूक्रेन गाजा के लिए की शांति की अपील। मुक्त इंडो पैसिफिक और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत ने हैती को भेजी मानवीय सहायता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी। 9 टन चिकित्सा सामग्री के साथ जहाज नई दिल्ली से पोर्ट ऑफ प्रिंस के लिए रवाना। मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में जगाई पदक की उम्मीद। खेलेंगी कांस्य के लिए मुकाबला। वहीं चिराग और सात्विक की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर रच रही है इतिहास। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश भी करेगी। समिति में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय संयोजक शामिल होंगे। ये समिति 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई मांगे कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासन से पूरी जानकारी देने की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ड्रेनेज और वायरिंग को पूरी तरह ठीक किया जाना चाहिए और सभी इमारतों और बेसमेंट का तुरंत सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। साथ ही छात्रों की मांग है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू कर सामान्य से अधिक किराए की मांग पर रोक लगनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली कोचिंग सेंटर के दर्दनाक हादसे में दिल्ली नगर निगम को जवाब देना भारी पड़ रहा है। आक्रोशित छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन घटना से पहले सोया हुआ निगम घटना के बाद भी जागने को तैयार नहीं है। घटना के तीसरे दिन दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय ने आपातकालीन बैठक बुलाई। एमसीडी सिविक सेंटर में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एमसीडी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सचिव बैठक में शामिल हुए। ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसे ने संसद से लेकर सड़क तक सभी को झकझोर कर रख दिया। 2 दिन से ज्यादा बीतने के बाद कैसे हैं ग्राउंड जीरो के हालात, देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये स्पेशल रिपोर्ट। We are here till we get justice. जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। और ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो एस्पिरेशंस हैं जो आज सड़क पर बैठ गई है। ये तमाम एस्पिरेंट्स गुहार लगा रहे हैं न्याय की, और इनका एक ही सवाल है, क्यों जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब हम चलेंगे और जाकर आपको दिखाएंगे कितने बदतर हालात में ये बच्चे हज़ारों रुपए किराया देकर रहते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। ओल्ड राजेंद्र नगर में इन स्टूडेंट्स, इन एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी है और कितनी उलझी हुई है, इसकी कहानी बयान कर रहे हैं ये उलझे हुए तार। आप देख सकते हैं ये हालात है। एक छोटा सा कमरा है, इसमें किचन भी है, इसमें वॉश बेसिन भी है, इसमें बेड भी है और इसके अंदर तमाम ज़रूरत का वो सामान है जो एक कोठरी में एक साथ स्टफ़ कर दिया गया है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। अभी तो रेंट बहुत हाई है यहाँ पर। ये छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आप 20,000 रुपये का है, 22, 23, 24,000 रुपये तक के रूम है। आपने देखा कि किस तरह से ये इन तंग हालातों में रहते हैं। तो क्या आपकी पढ़ाई हो पाती है इसमें? इतना पैसा तो आपने कोचिंग के सेंटर को दे दिया है। हाँ, मतलब सबका साथ अलग अलग है। कुछ लोग अपना लोन लेके आते हैं, कुछ कहीं से करके आते हैं, उस हिसाब से है तो करते हैं। उसके बाद यहाँ नहीं होती तो कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फिर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी का 33,000, 35,000, 3,500 तक ऐसे जाता है किराया। ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष में सिर्फ लड़के ही हैं, लड़कियां भी हैं जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आई हैं। और आप देख सकते हैं इस छोटे से कमरे में ये दोनों बैठ के पढ़ रही है। क्या नाम है आपका? श्वेता। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में झांसी से। आप झांसी से आए हो। कितना किराया दे रहे हो इस कमरे का? ये पर बेड 9,000 है इसका, और मतलब दोनों बेड मिला के 18,000 पूरा इसका।
सिर्फ एक बेड के 9,000 रुपये। इनके साथी भी हमारे साथ हैं। यहाँ पे 9,000 है बेड का, जो मतलब जिसमें बेड ही इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल और खाने का सब कुछ अलग ही होता है। मतलब इस पलंग के इन्होंने 9,000 रुपये दिए हैं और उसके लिए आपको 2 महीने का एडवांस, 2 महीने की सिक्योरिटी और एजेंट का पैसा अलग, और ये सब करने के बाद कोचिंग सेंटर की अलग फीस होती है। और लाइब्रेरी में अगर आपको जाना है, लाइब्रेरी एक जो नीचे बेसमेंट है उसमें छोटा सा कमरा है, वहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ये तमाम बच्चे जो हैं दूर दराज इलाकों से आए हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, और इन्होंने अपने 3 साथियों को खो दिया है। और जाहिर सी बात है, इस बात से न सिर्फ ये बल्कि इनके माता पिता भी बहुत घबराए हुए हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के गैर कानूनी कोचिंग सेंटर और जलभराव का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत को हत्या बताया। 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं। और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेकर निकलना पड़ जाए लोगों को। तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में अपने भाषणों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने कई बार संसदीय नियमों की अनदेखी की थी। तो बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का वही रूप फिर से देखने को मिला, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन राहुल गांधी अपने तरीके से ही भाषण देते रहे। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की, लेकिन अपने बयानों से एक बार फिर सदन की मर्यादा तार तार करते नजर आए। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो हटो आगे। शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। ऐसे में सभापति ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि सभी की अपेक्षा है कि नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदारी भरा बयान दें। आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर, हाउ कैन पीएम स्पीकिंग, होम मिनिस्टर स्पीकिंग, यू आर नॉट टेलिंग दिस, यू आर ओनली एडवाइजिंग एलओपी सर। हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी सर, हाउ कैन इट बी? राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में किसानों के साथ मीडिया से संवाद किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनको नियमों की याद दिलाई और जिस पर राहुल गांधी ने नियमों की जानकारी न होने की बात कही। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाने का काम किया, जिसको लेकर अध्यक्ष ने उन्हें टोका। राहुल गांधी और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं का पालन करना नेता प्रतिपक्ष का काम है। आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, राहुल गांधी ने अपने भाषणों के दौरान कई विषयों पर तथ्यों से परे बात कही, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें सही तथ्य रखने के लिए कहा गया। अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी ने सोमवार को भी सच्चाई से परे तथ्य जब सदन में रखे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें सही जानकारी रखने के लिए कहा। बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का
और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है, लेकिन जब वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो उसके बाद उनकी परिपक्वता और संसदीय नियमों की जानकारी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के स्तर के विरुद्ध भाषण दिया, जिसके बाद उनकी राजनीतिक समझ पर भी बहस तेज हो गई है। बहुत ही दुख की बात है, श्री राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार है, पार्लियामेंट में जिस तरह की वो भाषा उपयोग में करते हैं, संवैधानिक पद जो अध्यक्ष जी का पद है उस पद को भी वो क्वेश्चन करते हैं, ये डेमोक्रेसी को, संविधान को कमज़ोर करने वाले एक्शंस हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की लोकसभा में चक्रव्यूह वाले बयान पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह को पद्म व्यूह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल। क्या राहुल को पता है कि उनके पिता का नाम राजीव है? इसका मतलब नीला कमल है। और वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आईना दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही SC, ST और OBC विरोधी रही है। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर SC और ST के लिए आरक्षण का स्पष्ट रूप से विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि यह सच है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मदद करने के बारे में हम कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हुए हैं, वो मदद के हकदार हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरह के आरक्षण को नापसंद करता हूं, खासकर नौकरी में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता हूं जो अकुशलता और दोयम दर्जे के मानकों को जन्म देती है। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस ही थी जिसने 1957 में केलकर समिति की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया, वो भी कांग्रेस के विरोध के बावजूद। कांग्रेस ने 1983 में मंडल आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया। अंततः भाजपा समर्थित सरकार ने 1990 में इसे लागू किया। राजीव गांधी ने 1990 में OBC कोटे का पुरजोर विरोध किया था। 2004 से 2010 के बीच सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में OBC को धोखा देने की कोशिश की, जिसमें उनके कोटे का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया। उन्होंने 2011 में केंद्रीय OBC कोटे के तहत मुसलमानों को शामिल करने की भी कोशिश की, जिससे केंद्रीय संस्थानों और नौकरियों में OBC का हिस्सा कम हो जाता है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे मुस्लिम समुदाय को OBC सूची में शामिल कर लिया है। इसलिए बालक बुद्धि राहुल गांधी को ये जान लेना चाहिए कि कांग्रेस का इतिहास SC, ST और OBC की आरक्षण में बाधा डालने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। ये एक हिंदू विरोधी पार्टी है। और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान जिस तरह से बातें रखी और तथ्य पेश किए, जानकार उसे इस पूरे प्रकरण पर हैरानी जता रहे हैं। हालात ये रहे कि राहुल के बयान पर हर बार स्पीकर ओम बिरला को बार उनको नसीहत देनी पड़ी। जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी को संसद में बजट पर भाषण देना था, लेकिन वो बजट से संबंधित एक मुद्दा भी नहीं रख पाए। उल्टा बजट से पूर्व पारंपरिक हलवा सेरेमनी पर OBC एंगल ढूंढ कर ले आए, सदन और देश को गुमराह किया। राहुल गांधी ने बजट के काम में दलित और OBC अधिकारियों के कम होने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी OBC, दलित और आदिवासी मुख्य सचिव और अन्य अफसरों की कमी का सवाल पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन जानबूझकर राहुल गांधी के तथ्यों पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे तथ्यों पर सवाल उठा रहे हैं जानबूझकर। जानकारों के मुताबिक आज जो लोग सचिव जैसे ओहदों पर आकर बैठे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही नौकरी पर आए थे। फिलहाल 1992
बैच के अधिकारी इस लेवल पर हैं, इसलिए राहुल गांधी को यह सवाल पूर्व की कांग्रेस सरकारों से पूछना चाहिए। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण वाले मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया था। उस समय वीपी सिंह की सरकार को भाजपा का समर्थन था। जानकारों की माने तो उस समय राजीव गांधी पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण के विरोध में थे। यही नहीं, जब काका कालेलकर की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसे कांग्रेस ने लागू नहीं किया। कांग्रेस शासनकाल में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब ओबीसी समाज ने संवैधानिक आयोग की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी नहीं बनाया था। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने माफिया को गले से लगाकर प्रदेश को अराजकता, गुंडागर्दी और दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि 2006 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले उमेश पटेल और रमेश यादव भी थे। क्या वो ओबीसी समाज से नहीं थे? 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? जो लोग थे उनमें एक रमेश पटेल थे। क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? इनके साथ एक रमेश यादव भी थे। क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि अखिलेश यादव के कारण समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। ओबीसी का नेता हो या एससी का नेता हो, अखिलेश यादव को वो बर्दाश्त नहीं होता है। बैठे अखिलेश जी के दो और नेता लाइन में ओबीसी के लगे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, वो मुफलाए बैठे हैं। अभी सपा में जैसे लगता है एक और भगदड़, बड़ी भगदड़ मचने वाली है। अब भागेंगे अखिलेश यादव जी के कर्मों से, आरोप को लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। यह भी ध्यान रखें, उनको ओबीसी का कोई भी नेता हो, एससी का कोई भी नेता हो, गरीबों का कोई भी नेता हो, उनको बर्दाश्त ही नहीं है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इसके अंतर्गत आने वाले लव जिहाद के मामलों में अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी। यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत आने वाले परिभाषित अपराधों में भी दुगुना सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नए अपराध को भी शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार है कि इस विधेयक में आजीवन कारावास तक सजा दिए जाने का प्रावधान शामिल हुआ है। और वहीं भारी बारिश और बांध से निकलने वाले पानी के चलते पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते वहां स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। सेना ने शनिवार को सांगली में ऑपरेशन राहत की शुरुआत की थी, जिसके बाद से वहां फंसे सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। क्या है वहां की ताजा स्थिति, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में लोग झेल रहे हैं बाढ़ का कहर। भारतीय सेना का राहत और बचाव अभियान जारी। सेना के ऑपरेशन राहत के तहत सैकड़ों लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान लगातार बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में ऑपरेशन राहत चला रही है। सेना ने शनिवार सुबह बाढ़ राहत और बचाव अभियान शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों स्थानीय लोगों को निकाला जा चुका है।
टीम में दक्षिणी कमान के जवान और इंजीनियर रेजिमेंट के अधिकारियों समेत करीब 100 कर्मी शामिल हैं। राहत और बचाव टीम नावों, सुरक्षा गियर, लाइफ जैकेट और अन्य उपकरणों से लैस हैं। दक्षिणी कमान ने 2019 की बाढ़ के दौरान भी सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिले में बचाव और राहत के लिए ऑपरेशन मदद चलाया था। मौजूदा बाढ़ में भी सेना लोगों की जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने आने के बाद भी अपने पूरे एरिया को रैकी किया। हमने अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 13 कैमराज एस्टैब्लिश कर रखे हैं। उसके बाद एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे हमने भी अपने रेप को डिप्लॉय किया है एंड हम पूरे एरिया को विजुअल प्लस थ्रू कैमरा ऑल्सो मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच सेना यह भी सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को संकट के समय उचित देखभाल मिल सके। साथ ही पानी में डूबे घरों में फंसे लोगों के बीच भोजन के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। कितने लोग रहते थे यहाँ पे 8 लोग। कितने समय से यहाँ पे पानी जमा हुआ? 1-2-3 दिन हुए तो महिलाएं, बच्चे भी थे घर में या सब लोग? सब कहाँ हैं अभी? सब लोग यहाँ रूम ले लें ऊपर वहाँ रहते, फ्लैट में रहते, वहाँ पे शिफ्ट किए। 2019 में पूरा घर गया था हमारा, पूरा 19 में। अभी कम है थोड़ा पानी। सेना न केवल बचाव कार्य में लगी है बल्कि उसने लोगों के इलाज के लिए कई स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं और प्रभावित लोगों को दवाइयां भी दी जा रही हैं। हम पूरा इक्विपमेंट लेके चलते हैं हमारे साथ, जो कि हम आधे घंटे के अंदर जो भी लोकेशन दी वहाँ पे हम एक पूरा सेटअप हमारा तैयार करते हैं, जहाँ पे हम मेडिकल कैंप चला सकते हैं, जहाँ पे हम इन पेशेंट लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। ये ज्यादातर जो फ्लड्स के कारण लेट सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग या मच्छर काटने की वजह से डेंगू फीवर, टाइफॉइड, जैसे पानी के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां, ये सारी हो रही है। और जो नॉर्मल सर्दी खांसी, वायरल फीवर जो होता है बहुत देर पानी के एरिया में फंसे रहने के कारण, वो सारे हमारे पास बीमारियां ज्यादा आ रही है। सांगली में बाढ़ का एक मुख्य कारण कोयना और वारणा बांधों का पानी है। इन दोनों बांधों से निकलने वाला पानी कृष्णा नदी में बहता है, जो सांगली शहर से होते हुए कर्नाटक के अलमट्टी बांध तक जाता है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में स्थितियां कैसे बनती है, लेकिन फिलहाल आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय है, एनडीआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय है, प्रशासन यहाँ पे चुस्त नजर रखे हुए, कैमरेज, ड्रोन, सारे इक्विपमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी मदद ली जा रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो सांगली के लोग हैं या फिर कोल्हापुर के लोग हैं, पुणे, सतारा, जो भी पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको आने वाले इस समय में थोड़ी सी राहत मौसम के जरिए या मौसम का जो मिजाज फिलहाल चल रहा है उससे राहत मिले, ऐसी ही कामना है। अपने सहयोगी कपिल के साथ मनीष कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 साल पूरे होने के मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। शिक्षा समागम में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 साल पूरे होने पर अपने अनुभव साझा किए। मौके पर कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और सुकान मजूमदार मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिष्ठित शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्र मौजूद रहे। मानेकशॉ सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री शरीक हुए। केंद्रीय मंत्री ने तमिल भाषा के एक चैनल का उद्घाटन किया। 25 भारतीय भाषाओं में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए प्राइमर, छात्रों के करियर को ऊंचाई देने के लिए करियर गाइडेंस बुक, 500 से अधिक जॉब कार्ड्स की एक विशाल लाइब्रेरी, ब्रेल और ऑडियो पुस्तकों में NMM और NPST, स्कूलों में अध्ययन को मजेदार बनाने के लिए स्कूल इनोवेशन मैराथन, छात्रों और शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई पुस्तकों और व्याख्यान नोट्स का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं शताब्दी के अनुरूप तैयार रखने पर जोर दिया। स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। मैं सबको कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, कोई ये ना सोचे कि हम लोग दिल्ली में ये समझते हैं कि हम ही लोग फैसले ले रहे हैं। जब तक साझेदार नहीं होंगे राज्य में, जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हमारा पूरा परिवार, करोड़ों लोग, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनलिस्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सब लोग, we must all be of one mind and at least we must approach our problems with some degree of strategy.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार है, जिसे राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह है। इसके अलावा स्कूल में 10 दिन बस्ता रहित संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए। मकसद विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक और तनाव मुक्त बनाना है। साथ ही शिक्षा में सतत विकास के लिए 20 से 30 प्रमुख सुझावों को शामिल किया गया। The NEP 2020 is aligned to the 2030 Agenda of Sustainable Development and aims to transform India into a global knowledge superpower by making both school and higher education more holistic, flexible, multidisciplinary. अखिल भारतीय शिक्षा समागम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के उत्सव के रूप में लिया गया, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर 6 पैनल्स के जरिए चर्चा हुई, जिसमें देश के जाने माने शिक्षाविद और हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही इसमें जोर दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता के लिए राज्यों की संपूर्ण भागीदारी बेहद जरूरी है। नई दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और भारतीय उद्यमी निखिल कामत ने प्रधानमंत्री से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया। रणबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। When I met the Prime Minister, all of us went to meet him 4 or 5 years back. A couple of young actors and directors. That's of course, you see him on television and you see how he talks. He's a great orator. But I remember the moment that we were sitting and he walked in and he got this magnetic charm about himself. And he came and he sat down and he spoke to each person something so personal. Like my father was going through treatment that time. So he was asking how the treatment is going and what's happening and all of that. He was talking to Alia about something else, Vicky Kaushal about something else, Karan Johar about, like, everything was very personal. And that kind of effort, you see in great men. निखिल कामत ने प्रधानमंत्री के कार्य करने के तरीके और उनकी ऊर्जा को लेकर बात की। We were in Washington for 3-4 days and you were traveling with him or? No. I went there on my own, but he was there. And he would do a speaking session with us in a room with some American businessmen and all of that at 8 a.m. in the morning. At 8-9 in the evening, I was out. I was like, okay, I'm tired. After 2 days, I'm feeling sick. He was then going to Egypt to do the same thing all over again. I think his energy at his age there's a lot to learn. I feel like there's a lot to learn from everybody. And there is definitely so much to learn from him. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 1.4 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स ने मिलकर अब तक 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित किए हैं। सरकार की ओर से बीते 1 दशक में देश में स्टार्टअप्स कल्चर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से 1,40,803 स्टार्टअप की पहचान की गई है। इस स्कीम की शुरुआत से अब तक 9.69 लाख सूक्ष्म उद्योगों को 25,500 करोड़ रुपयों की सब्सिडी दी जा चुकी है और इन सूक्ष्म उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 79 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय की ओर से अगले 2 वर्ष में 1.6 लाख नए एंटरप्राइजेस स्टार्टअप करने की योजना बनाई गई है। इसमें 12.8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि आम बजट 2024-25 में सरकार ने एंजल टैक्स को हटा दिया है। इसके हटने से स्टार्टअप्स में विदेशी फंडिंग बढ़ेगी। राज्यसभा के नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से
संसद भवन स्थित कक्ष में मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों AFV के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी गई। ये प्रणाली उच्च स्तर के एन्क्रिप्शन के साथ स्पूफ प्रूफ है। ये उपकरण पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इन्हें चेन्नई स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने तैयार किए हैं। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DAC ने प्रादेशिक जल में त्वरित अवरोधन और उथले पानी के संचालन में सक्षम नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली के साथ 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी है। इन नौकाओं का उपयोग तटीय निगरानी और गश्त, खोज और बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों की राशि का उपयोग नहीं किया और पात्र गरीब और आदिवासी जनों को मकानों से वंचित रखा। कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार इससे पहले थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया आपने। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर पामेड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 1 लाख की इनामी माओवादी सहित 14 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वर्ष 2024 में अब तक 137 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 306 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। भारत ने हैती को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हैती के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत की मानवीय सहायता 9 टन चिकित्सा आपूर्ति के साथ सोमवार को नई दिल्ली से पोर्ट ऑ प्रिंस के लिए रवाना हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्री इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देश को समर्पित था। कलाकारों ने इस आयोजन के दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अपनी वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता 2024 के लिए लघु फिल्में आमंत्रित की हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए भारतीय नागरिकों के रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता देना है। प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2024 है। प्रविष्टियां NHRC short-film@gmail.com पर ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। लघु फिल्में किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं जिनका उपशीर्षक अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए। लघु फिल्म की अवधि 3 मिनट से कम और 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः 2 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये और 1 लाख रुपये होगी। इसके अलावा प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। जारी कुछ अनुशंसित फिल्मों को 50,000 रुपये के नगद पुरस्कार के साथ साथ विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र देने पर भी विचार कर सकते हैं।
और आइए अब खबरें बताते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन से भारत के लिए सोमवार को अच्छी खबर आई। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही। दरअसल सात्विक चिराग की जोड़ी का मुकाबला जर्मनी के मार्क लैम्सफस और मार्विन सिडेल की जोड़ी से था। हालांकि लैम्सफस की चोट के चलते ये मुकाबला नहीं हो सका, जिसके कारण मैच रद्द हो गया। गौरतलब है कि भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को हराकर शुरुआत की थी। पेरिस ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। अर्जुन बबूता का कहना है कि उन्हें अपने खेल पर गर्व है। काफी सालों की मेहनत थी, एक आखिरी शॉट से काफी कुछ बदल सकता था। आई एम प्राउड, जिस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया एंड जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था वो सब चीज़ें काम करी एंड काफ़ी सालों की वो जो मेहनत है सभी की, कोचेस की भी, एंड जो टेक्निक हमने डिसाइड करी है, टैक्टिक्स बनाए थे, वो सब काम कर रहे थे। एक शॉट कह सकते हैं कि डिसाइडिंग शॉट था जो काफ़ी चीज़ें बदल सकता था, लेकिन वो मेंट टू नहीं था। सो बाकी चीज़ों के लिए मैं प्राउड हूँ। 4 साल बाद आता है एंड सभी पूरे नेशन की होप्स होती हैं, सब कुछ होता है, एथलीट की होप होती है, अपनी पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, सबकी होती हैं। एंड यहाँ पे आप गेम्स का एनवायरनमेंट देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध होती है यहाँ पे, तो प्रेशर रहता है, लेकिन उसी में हमें अपने प्रोसेस के साथ रहना होता है। तो कितना अच्छा मेंटली फाइट कर लें, वो मेरे को लगता है दैट डिस्क्राइब्स अस। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारत की डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए डिजिटल क्रांति में सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें बताया गया है कि भारत वैश्विक रियल टाइम भुगतान में 48.5% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेशन, राजकोषीय हस्तांतरण और सीमा पार व्यापार में नए अवसरों के लिए दरवाजे खोल रही है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों से सामने आने वाली साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में नवाचारों के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करते हुए इसमें जुड़ी नीतिगत चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।